अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने बेंजीन की उन रिएक्शंस को स्टडी किया था जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं था। बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं थी, जस्ट सब्स्टिट्यूशन हो रही थी। इसमें हमारे पास जो टाइप आ रही थी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, जिसके अकॉर्डिंग हमने हेलोजिनेशन को, नाइट्रेशन को, सल्फोनेशन को एंड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन को स्टडी किया था। आज जो हम रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं, इनमें वो रिएक्शंस आते हैं जिनमें बेंजीन रिंग जो है वो इन्वॉल्व होती है। मीन्स लास्ट लेक्चर्स में बेंजीन रिंग की डिस्ट्रक्शन नहीं होती थी। अब जो हम रिएक्शन स्टडी करेंगे इसमें क्या है, बेंजीन रिंग ही टूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपकी बुक में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो 9.5.3 रिएक्शंस इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व इस टॉपिक के नाम से दिया गया है। तो इन रिएक्शंस को जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होती है इसको हम एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। बेसिकली आपको पता है कि बेंजीन के अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो जब बेंजीन रिंग टूटती है तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रॉय होती है और उनके पाई बॉन्ड्स के टूटने की वजह से वहाँ पे मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की एडिशन होती है। तो इन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। जिनमें बेंजीन रिंग नहीं टूटता उनको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं, कि उसमें जस्ट बेंजीन की अगर हम बात करें तो हमारे पास बेंजीन का ये स्ट्रक्चर आता है। हमें पता है कि बेंजीन के तमाम कॉर्नर्स पे ये जिस तरह से CH ग्रुप मौजूद है, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हर ग्रुप यहाँ पे हाइड्रोजन एटम मौजूद है। ये बेंजीन की डीलोकलाइजेशन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो लास्ट जो लेक्चर्स हमने स्टडी किए थे उसमें क्या होता था, उसमें जस्ट ये हाइड्रोजन्स रिप्लेस होते थे। अब क्या है, अब बेसिकली ये पाई बॉन्ड्स की ब्रेकेज होती है। तो जब ये सिर्फ हाइड्रोजन्स की रिप्लेसमेंट होती है तो उनको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। और जब ये पाई बॉन्ड्स की ब्रेकेज होती है, रिंग डिस्ट्रॉय होता है, तो वहाँ पे एडिशन हो रही होती है। तो इन रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे एडिशन रिएक्शंस कहेंगे। तो आज जो हम रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं वो एडिशन रिएक्शंस हैं। एडिशन रिएक्शंस को हमने जब रिएक्शंस को स्टार्ट करना था उससे पहले मैंने आपको एक फ्लो चार्ट करवाया था। इसमें जो फर्स्ट टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन है वो है रिडक्शन। तो सबसे पहले अब हम रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन बेसिकली आपको पता है रिडक्शन क्या होती है। हम 3 तरह से ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। अब रिडक्शन में यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है। जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। अब इस रिएक्टेंट में फर्स्ट हम रिएक्टेंट को डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो तो ऑलरेडी पता है, रिडक्शन हो रही है। कैटालिस्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए हम ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट की बात करते हैं। इन केस ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, रिएक्टेंट हमारा क्या होगा ये आपको पता है। हम बेंजीन के रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं तो रिएक्टेंट हमारा ईच केस बेंजीन ही होगा। तो ये हमने बेंजीन लिख ली। अब कंडीशंस क्या हैं, एक तो हम यहाँ पे कैटालिस्ट को बताएंगे। इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ, एक हमें कैटालिस्ट का पता होना चाहिए, दूसरा हमें टेम्परेचर का पता होना चाहिए। अब कैटालिस्ट इस केस में, रिडक्शन के केस में हम निकल को यूज़ कर सकते हैं, प्लैटिनम को यूज़ कर सकते हैं। जब हम निकल को, मतलब एक तो कैटालिस्ट आप यूज़ कर सकते हैं निकल, दूसरा आप यूज़ कर सकते हैं प्लैटिनम, और प्लैटिनम को हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोनियम आयन के साथ। तो ये 3 कैटालिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब इन तीनों में से कोई भी यूज़ किया जा सकता है, चाहे यहाँ पे आप और का वर्ड यूज़ कर लें। सेकंड जो है हमारा, यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें तो इस रिएक्शन के लिए जो टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं वो 200 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। तो रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, हमें बेंजीन चाहिए, ये बेंजीन आ गई। अब रिडक्शन हो रही है तो हम क्या करवाते हैं, हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाते हैं। कैटालिस्ट मैंने आपको पहले ही बताया, निकल होगा, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस होगा, या हम प्लैटिनम ये और कर लें हाइड्रोनियम आयन,
इसको भी यूज़ कर सकते हैं, या ये कैटालिस्ट आप लिखेंगे या ये कैटालिस्ट लिखेंगे। अब कितने इसमें डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन हमें कितने चाहिए होंगे, 3 चाहिए होंगे, क्योंकि हर जगह पे इस केस में क्या है, बेंजीन के केस में ईच कॉर्नर पे CH2 ग्रुप मौजूद है। तो जैसे ही हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं तो ये सारे के सारे पाई बॉन्ड्स टूट जाते हैं, तो हमारे पास जस्ट ये स्ट्रक्चर आता है। ये क्या है, ये बेंजीन है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड्स टूट के हाइड्रोजन ऐड हो गई। हाइड्रोजन के एडिशन के बाद हमारे पास अब ये साइक्लोहेक्सेन प्रोड्यूस होती है। साइक्लोहेक्सेन में क्या है, हर कॉर्नर पे CH2 ग्रुप मौजूद है। तो ये हमारा इसका रिएक्शन है। बेसिकली होता क्या है, इसको अगर हम यहाँ पे करें तो हमारे पास ये जो साइक्लोहेक्सेन आई है, इसमें यहाँ पे हमारे पास ईच कॉर्नर पे, मतलब यहाँ पे हर कॉर्नर पे क्या है, C ग्रुप मौजूद है, CH2, ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पे कार्बन ने अपनी 4 वैलेंसी तो फुली सेटिस्फाइड करनी है। ये कार्बन 2 बना रही है, तो 2 यहाँ पे डबल बॉन्ड्स टूट के हैं, वो बाहर निकल आए हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन। तो हमारे पास जो साइक्लोहेक्सेन प्रोड्यूस होती है, इसमें क्या है, CH2 ग्रुप आ रहा है। तो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन आ गई। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है जिसको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट हम हेलोजिनेशन रिएक्शन को देखते हैं। यहाँ पे भी रिएक्टेंट हमारा बेंजीन ही होगा। कैटलिस्ट की हम बात करें तो आपको पता है, जब भी हम हेलोजिनेशन करवाते हैं तो वहाँ पे हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होगा, बेंजीन आ जाएगा, और कैटलिस्ट की यहाँ पे डायरेक्ट हम कंडीशंस की ही बात कर लेते हैं। तो कंडीशंस में हमारे पास कैटलिस्ट को जस्ट हम शो कर रहे हैं, तो वो सनलाइट है। सनलाइट के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, और यहाँ पे क्या है, बेंजीन आ गई। तो ये हमने हमारी 2 मेन रिक्वायरमेंट आ गई। अब हम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। वही बेंजीन को हम लेंगे, हम हेलोजिनेशन करवा रहे हैं तो कोई भी हेलोजन हम ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्लोरीन टू फास्ट रिएक्शन देता है, इससे इसको हम स्टडी नहीं करते। आयोडीन का बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है, इसलिए हम इसको स्टडी नहीं करते। तो ज़्यादातर हेलोजिनेशन हम किसके साथ करवाते हैं, हम या ब्रोमीन के साथ करवाते हैं या हम क्लोरीन के साथ करवाते हैं। तो सपोज यहाँ पे हम ब्रोमीन के साथ करवा लेते हैं। सनलाइट हमने ले ली। अब यहाँ पे क्या है, ये सेम केस है जैसे हमने रिडक्शन किया। रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। इन केस ऑफ हेलोजिनेशन एडिशन ऑफ हेलोजन है। ये तीनों पाई बॉन्ड्स टूटेंगे, तो 3 पाई बॉन्ड्स हैं, तो हमें ब्रोमीन के कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए, ये भी हमें 3 ही चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास वही चीज आएगी, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन प्रोड्यूस होगी। अब ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन किस तरह से प्रोड्यूस होगी, हर जगह पे एक CH ग्रुप तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन साथ में क्या होगा, क्लोरीन भी आके अटैच हो जाएगी। तो इसको हम यूं भी कर सकते हैं, तो ये हमने एक हाइड्रोजन जो ऑलरेडी यहाँ पे CH ग्रुप मौजूद है, दूसरी यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ ब्रोमीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन। तो ये क्या आ गई, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन जो है ये हमारे पास प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपके माइंड में आ रही होगी कि हेलोजिनेशन को हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी स्टडी किया था, हेलोजिनेशन रिएक्शन को हम एडिशन में भी रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोजिनेशन हो सकती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कि बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय नहीं होता, जस्ट हेलोजन आके एज अ सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है। इन केस ऑफ एडिशन रिएक्शन यहाँ पे क्या होते हैं, तीनों के तीनों पाई बॉन्ड्स टूट के हैं, और हेलोजन जो है वो पूरे का पूरा इस मॉलिक्यूल हेलोजन की पूरे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आके बेंजीन के रिंग को डिस्ट्रॉय करके इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। तो हमारे पास बेंजीन नहीं रहती, बल्कि वो क्या बन जाती है, सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन बन जाती है। तो ये हमारा सेकंड रिएक्शन आ गया जिसको हम कहते हैं हेलोजिनेशन। अब हम थर्ड रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ये कंबस्टन रिएक्शन को हम करेंगे, ऑक्सीडेशन नहीं है, कंबस्टन रिएक्शन है। तो पहले हम कंबस्टन रिएक्शन को करते हैं।
अब आपको पता है जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की प्रोडक्ट्स होती हैं वो सॉल्ट और वाटर होता है, तो कंबस्शन रिएक्शन की हमेशा जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेंजीन रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, हमारा जो भी हाइड्रोकार्बन है उसका हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये जो प्रोडक्ट हैं ये कंबस्शन रिएक्शन की प्रोडक्ट हैं, और जब भी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसका, तो हमारे पास ये जब प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कंबस्शन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे जस्ट आपको इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे 2 बेंजीन के मॉलिक्यूल्स होंगे आपके पास, 15 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, 12 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। तो ये रिएक्शन हमारा क्या कहलाता है, कंबस्शन रिएक्शन कहलाता है। कंबस्शन रिएक्शन की प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, और बेंजीन का जब भी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो, तो ये रिएक्शन हमारा कंबस्शन रिएक्शन कहलाएगा। अब हम आ जाते हैं फोर्थ टाइप पे, विच इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को स्टडी करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारे पास 2 तरह के रिएक्शन आते हैं, एक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है और सेकंड ओजोनोलाइसिस है। सेकंड ओजोनोलाइसिस है। तो ये 2 तरह के रिएक्शंस को हम देखेंगे। ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, एक हमारे पास ओजोनोलाइसिस है और एक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। अब कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में क्या होता है, वैसे तो हम जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक KMnO4 और पोटाशियम डाइक्रोमेट को यूज करते हैं, लेकिन जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन और स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि बेंजीन के KMnO4 के साथ जो रिएक्शंस होते हैं वो रेजिस्टेंसी शो करता है, रेजिस्टेंस शो करता है। तो यहाँ पे बेंजीन जो है, इन केस ऑफ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, बेंजीन जो है वो रिएक्शन नहीं देता, बल्कि बेंजीन क्या करता है, ये एक और कैटलिस्ट को यूज करके कैटालिटिक ऑक्सीडेशन परफॉर्म करता है, और जो कैटलिस्ट यहाँ पे यूज होता है उसको हम कहते हैं V2O5 वेनेडियम ऑक्साइड, ये कैटलिस्ट यूज किया जाता है इन केस ऑफ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ओजोनोलाइसिस में क्या है, ये रिएक्शन भी हम चैप्टर नंबर 8 में ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे क्या क्या होती है, जस्ट ऑक्सीडेशन तो हो रही होती है, लेकिन किस मॉलिक्यूल को ऐड करवाया जाता है, O3 को ऐड करवाया जाता है। तो अब हम सबसे पहले कैटालिटिक ऑक्सीडेशन को देखते हैं। तो अब हम फर्स्ट टाइप कैटालिटिक ऑक्सीडेशन को स्टडी करने जा रहे हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में हम बेंजीन को लेंगे, ऑक्सीडेशन है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाएंगे। ये हमने बेंजीन ले ली, बेंजीन ले ली, इसका हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ। अब जब हम इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो होता क्या है, कैटलिस्ट हम कौन सा यूज करेंगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कैटलिस्ट जो है वो हम वेनेडियम ऑक्साइड यूज कर रहे हैं V2O5। टेम्परेचर हम कितना यूज करते हैं, यहाँ पे ये सेकंड कंडीशन भी मैं लिख देती हूँ, एक हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं और टेम्परेचर हमारा 450 डिग्री सेल्सियस है। तो ये हमारा एक तो कैटलिस्ट आ गया और एक हमारा टेम्परेचर आ गया इन केस ऑफ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अब हम यहाँ पे बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो फर्स्ट स्टेप में होता क्या है, यहाँ पे आपको पता है कि बेंजीन के हर कॉर्नर पे CH ग्रुप मौजूद है, क्योंकि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H6 है, हर कॉर्नर पे CH ग्रुप मौजूद है। अब यहाँ पे बेंजीन की मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है। अब मैंने यहाँ पे हर कॉर्नर का ग्रुप भी मेंशन कर दिया है कि हर कॉर्नर पे क्या है, CH ग्रुप बेंजीन के मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होता है। अब जैसे ही हम यहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन करवाते हैं तो होता क्या है, बेंजीन का मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेकडाउन हो जाती है। अब जब यहाँ से इसकी ब्रेकडाउन होती है तो उसके नतीजे में यहाँ पे जब ये एक पार्ट यूं सेपरेट हो गया, ये पार्ट सेपरेट हो गया, तो हम कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन है। जब ये ऑक्सीडेशन है तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है और यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडेशन होती है। और इन हाइड्रोजन्स की रिमूवल के नतीजे में यहाँ पे ये वाले जो ऑक्सीजन एटम है ये आके
ऐड हो जाएंगे। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीडेशन है। तो अब मैं इसका एक पार्ट लिख रही हूँ, ये CH ग्रुप एज सच आ गया HC, ये डबल बॉन्ड भी एज सच आ गया HC। ये मैंने ये चीज लिखी है, ये वाला पार्ट मैंने लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला ग्रुप हम लेते हैं, ये बॉन्ड एज सच हम शो करेंगे, इधर से ये वाला बॉन्ड एज सच मैंने शो कर दिया, C डबल ये आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन्स निकल गए हैं और इन हाइड्रोजन्स की जगह पे ये ऑक्सीजन ऐड हुए हैं। अब ऑक्सीजन क्या है, ग्रुप 6 से बिलोंग करता है, इसे अपनी वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इस तरह से आके ऐड हो गया। अब ये मॉलिक्यूल अभी तक कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे भी आके ऐड होगा। तो ये हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल बना है इसको हम कहते हैं मैलिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्या क्यों हम इसको कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बेसिकली कार्बो मैलिक एसिड होता है जिसमें यहाँ पे भी OH ग्रुप होता है, यहाँ पे भी OH ग्रुप होता है। एक साइड से OH और एक साइड से H जो है वो निकलते हैं और वाटर बनाते हैं, तो इसीलिए हम इसको मैलिक एनहाइड्राइड कह रहे हैं। अब यहाँ पे ये चीज इतनी चीज तो सेटिस्फाइड हो गई कि मतलब ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन 4 कार्बन को हमने यहाँ पे सेटिस्फाइड कर लिया, बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय हो गया। बाकी रह जाती हैं सिर्फ ये वाली 2 कार्बन। अब ये 2 कार्बन क्या करती हैं, यहाँ से भी हाइड्रोजन्स जो हैं वो निकल जाते हैं, तो ये वाली कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगी। अब 2 कार्बन हैं तो 2 के अकॉर्डिंग 2 ही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे जो चीज बनेगी, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन निकले, यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन निकले, तो टोटल हमारे पास 4 हाइड्रोजन निकले हैं, बाकी वो ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। वाटर कितने हाइड्रोजन कितने निकल रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे टोटल 4 निकल रहे हैं, तो हम इसको ऑटोमेटिकली 2 लगा देंगे कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स ही निकलते हैं यहाँ पे। अब ये हमारा प्रोडक्ट्स तो बन गई हैं, लेकिन हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन के हमें कितने मोल्स चाहिए होंगे, यहाँ पे 3 ये यूज हो रहे हैं, 4 ये यूज हो रहे हैं और 2 ये यूज हो रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 और 4 7 हो गए और 2 ये, तो ये 9। तो यहाँ पे हमें कितने चाहिए होंगे, हमें 9 ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चाहिए होंगे। तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से इस इक्वेशन को जो है वो बैलेंस कर दिया है। अब यहाँ पे टोटल इधर हमें 9 चाहिए, तो इधर क्या होगा, हम इसको बैलेंस करने के लिए 9/2 कि मतलब टोटल इधर 18 बन रहे हैं ऑक्सीजन एटम्स, तो हमें कितने चाहिए, हमें 9 चाहिए, तो हम 9/2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, मीन्स इस तरह से हमें 9 ऑक्सीजन एटम्स जो हमें मिल जाएंगे। तो अभी ये हमारे रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप हुआ है जिसमें हमारे पास मैलिक एनहाइड्राइड बना है। अब इस मैलिक एनहाइड्राइड का फर्दर स्टेप में हम क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो ये मैलिक एनहाइड्राइड को हम लेते हैं, ये HC डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, ये हमने डबल बॉन्ड ऊपर, ये डबल बॉन्ड नीचे, और ये ऑक्सीजन और इधर से भी ऑक्सीजन। मैलिक एनहाइड्राइड, इसका हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेसिकली होता क्या है, ये वाला पूरे का पूरा बॉन्ड इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगा। जब ये पूरे का पूरा बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है और ये इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होता है, तो इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, कोई बॉन्ड नहीं है, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पे यहाँ से ऑक्सीजन के पास शिफ्ट कर गया, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई, पॉजिटिव चार्ज आया। यहाँ पे क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव स्पीशी, ये नेगेटिव स्पीशी। अब होता क्या है, ये वाला जो मैं इसको खोल के लिखती हूँ दूसरे कलर से, कि जो ऑक्सीजन है वाटर को बल्कि हम यहीं पे ही कर देते हैं, इस फॉर्म में लिख देते हैं
H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ये बेसिकली क्या है, ये वाटर है। अब होता क्या है, यहाँ से ये बॉन्ड की ब्रेकेज होती है और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को कैप्चर कर लेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास चला जाएगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या आएगी, डबल बॉन्ड एज सच, ये हमारे पास एज सच ऐसी चीज़ आ जाएगी। ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O भी एज सच आ जाएंगे, यहाँ भी। अब यहाँ पे इस O ने इस H को कैप्चर किया तो OH आ गया और यहाँ पे पूरे का पूरा OH ग्रुप आ गया। तो ये हमारे पास मैलिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये मैलिक एसिड है, ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड है। यहाँ से बेसिकली ये वाला हाइड्रोजन ही इस फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल निकला है तो मैलिक एनहाइड्राइड बनता है। तो ये जो रिएक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड। तो ये बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय होता है, 4 कार्बन 1 2 3 4 एक साइड पे आ गए, ये वाले 1 2 3 4 ये 4 कार्बन एक साइड पे आ गए, ये 2 कार्बन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया और 1 2 3 4 हाइड्रोजन निकले हैं तो ये क्या करते हैं, ये वाटर बना लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैलिक एनहाइड्राइड का वाटर के साथ रिएक्शन होता है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली मैलिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारा रिएक्शन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन को करते हैं विच इज द ओजोनोलाइसिस। अब सेकंड रिएक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं विच इज द ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, बेंजीन रिंग के अंदर ओजोन की एडिशन करवाई जाती है। तो यहाँ पे आपकी बुक में जो रिएक्शन दिया हुआ है पहले मैं उसको लिखती हूँ। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी अल्कीन्स में भी कर चुके हैं। ये हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ओजोन की एडिशन होती है। नंबर ऑफ मोल्स को हम बाद में बैलेंस करेंगे। अब जब इसमें ओजोन की एडिशन होती है तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसको हम कहते हैं C6H6O9, क्योंकि ओजोन कितने बॉन्ड्स हैं, डबल 3 बॉन्ड्स हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन की जरूरत होगी, 3 की जरूरत होगी। अब 3 3 9, तो वही बेंजीन के अंदर 9 ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो गए हैं। अब ये जो है ये फर्दर किसके साथ रिएक्ट करता है, ये जिंक के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पे हम जिंक को भी थोड़ा सा सेपरेट करके लिखते हैं क्योंकि जिंक के भी ज़्यादा नंबर ऑफ मोल चाहिए होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ग्लाइऑक्सल प्रोड्यूस होता है, CHO। ये मैंने आपकी बुक का ही रिएक्शन लिखा है, इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हो रहा है। CHO प्लस जिंक ऑक्साइड। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, टोटल 9 ऑक्सीजन है। तो कितने ऑक्सीजन रिमूव आउट होंगे, 3 रिमूव आउट होंगे। तो बाकी जो है वो CHO 3 मॉलिक्यूल्स हमारे पास ये प्रोड्यूस होंगे, ये 3 यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी 3 ही प्रोड्यूस होंगे। ये अभी हमने जस्ट सिंपल रिएक्शन को लिखा है कि होता क्या है। यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स भी यूज होंगे कि जब बेंजीन का रिएक्शन करवाया जाता है तो सिंपली क्या होता है कि 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो ये डबल बॉन्ड्स टूटते हैं तो यहाँ पे ओजोन की एडिशन हो जाती है। जैसे ही ओजोन की एडिशन होती है तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पे CH ग्रुप तो मौजूद है, C6H6 ही रहेगा, जस्ट ओजोन ऐड हो जाएगी। जब ओजोन ऐड होती है फिर इसका रिएक्शन करवाया जाता है जिंक के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जब जिंक के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो वहाँ पे हमारे पास ग्लाइऑक्सिल जो है ये प्रोड्यूस होता है, CH डबल बॉन्ड CHO और बाकी यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जो है वो निकल जाता है। अब इसका हम रिएक्शन देखते हैं कि ये हुआ कैसे है। इसको मैं खोल के कर रही हूँ, ये हमने फर्स्ट स्टेप लिख दिया। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में ये C6H6O9 रिएक्ट करता है जिंक मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स ही यूज होंगे, 3 ही जिंक के यूज होंगे एटम्स। और उसके नतीजे में क्या होता है, प्रोड्यूस होती है यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CHO और साथ में यहाँ पे प्रोड्यूस होता है जिंक ऑक्साइड। ये 2 स्टेप रिएक्शन है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर ये जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे CHO और जिंक ऑक्साइड बनता है। अब इसको हम खोल के करते हैं यही स्टेप। अब इसका हम
हम मैकेनिज्म में करके आपको दिखाती हूँ कि ये चीज़ कैसे बन रही है, कि आपकी बुक में रिएक्शन नहीं मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैं इसका मैकेनिज्म ड्रॉ कर रही हूँ। होता क्या है, यहाँ पे देखिए 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड है तो हमें ओजोन के कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, 3 ही चाहिए होंगे। अब यहाँ पे हम ये C6H6 कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। होता क्या है, ये डबल बॉन्ड जो है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से ये सारे के सारे टूट जाते हैं। जब ये टूट जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड टूटा, पहले हम इसकी बात करते हैं, अभी मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ। ये था, ये डबल बॉन्ड टूटा और यहाँ पे एक ओजोन का मॉलिक्यूल जो है वो ऐड हो गया। ये जैसे हमने पीछे मोनोजोनाइड बनाया था, फिर उससे ओजोनाइड बना। अब दूसरा ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे एक पूरे का पूरा ओजोन का मॉलिक्यूल जो है वो ऐड हो गया। अब ये तीसरा डबल बॉन्ड भी टूट गया तो यहाँ पे एक ओजोन का मॉलिक्यूल जो है वो ऐड हुआ, ये चीज़ बन गई। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, हर कॉर्नर पे CH ग्रुप है तो 6 ही हाइड्रोजन हो गए। और वो देखिए 3 ऑक्सीजन एटम ये हैं, 3 ऑक्सीजन एटम ये हैं, 3 ऑक्सीजन एटम है ये है, तो ये O9 हो गया। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसको हम कहते हैं C6, जिसको हम कह रहे हैं C6H6O9 जो ऊपर बना है। अब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं जिंक मेटल के साथ। अब कितने ऑक्सीजन एटम है, जिंक क्या है बेसिकली, यहाँ पे वो ऑक्सीजन रिमूव होगा तो हमें जिंक भी 3 ही चाहिए होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे क्या होता है, ये मॉलिक्यूल टूटता है, एक ये यहां से टूटेगा, जब एक ये यहां से टूटेगा तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाता है पूरे का पूरा। इसी तरह से ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट कर जाएगा पूरे का पूरा, तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाएगी। जब ये यहाँ से निकलता है तो यहाँ पे आपको पता है कौन सा ग्रुप मौजूद है, CH ग्रुप है, तो हमने CH को लिख लिया। नीचे क्या है, CH ग्रुप है तो उसको भी हमने नीचे CH लिख लिया। अब यहाँ से ये डबल बॉन्ड निकला है, इसको हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड O लगा दिया। यहाँ भी ये डबल बॉन्ड O बना है तो इसको भी हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड O कर दिया। और यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से निकल जाती है। जब ये यहाँ से निकल जाती है तो यहाँ पे जो दूसरी चीज़ हमारे पास बनती है वो क्या बनेगी, जिंक ऑक्साइड बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब ये मैंने आपको एक बना के दिखाया, इसी तरह से सेम ये मॉलिक्यूल यहाँ से भी टूटेगा और यहाँ से भी टूटेगा। तो जहाँ से भी टूटेगा, जिंक के 3 एटम में, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकली, एक यहाँ से निकली, एक यहाँ से निकली, तो हमारे पास कितने जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे, 3 जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। अब ये बेंजीन रिंग टूटा, एक ग्रुप के टूटने से हमारे पास ये ग्लाइऑक्सिल बन रही है, तीनों जब टूटते हैं तो फिर क्या बनेगा, ये भी हमारे पास 3 ही बनेंगे। तो ये हमने CHO कार्बन की वैलेंसी जो है पूरी हो गई, इधर से ये डबल बॉन्ड और एक साइड से हाइड्रोजन के साथ, दूसरी साइड से ये कार्बन के साथ, तो 4 टेट्रा वैलेंसी इसकी फुली सेटिस्फाइड हो गई है। तो ये रिएक्शन जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ओजोनोलाइसिस कहते हैं। यहाँ तक हमारे ये रिएक्शन इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व ये कंप्लीट होते हैं। अब हम साइड चेन ऑक्सीडेशन को स्टडी करते हैं। अच्छा, साइड चेन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, वैसे हम कहते हैं कि बेंजीन रिंग के जो रिएक्शंस होते हैं बेंजीन के, वो टुवर्ड्स KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रेजिस्टेंट होते हैं। लेकिन जब साइड चेन की हम ऑक्सीडेशन करवा रहे होते हैं तो उस केस में बेंजीन जो है वो बहुत ईजीली KMnO4 और जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट उसके साथ ईजिली रिएक्शन देती है। तो यहाँ पे हम जो कैटालिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं वो हम KMnO4 को भी यूज़ कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूसिंग वो आ गया, एसिडिक मीडिया आ गया। इसी तरह से फर्स्ट हम ये कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं, सेकंड जो कैटालिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं वो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये भी हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। अब जब हम अल्काइल बेंजीन का, ये हमारे पास आ गई और ये हमने
अल्काइल बेंजीन की। रिएक्टेंट हमारा इस केस में क्या होगा, अल्काइल बेंजीन होगी। ऑक्सीडेशन हम करवा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन जब हम करवाते हैं सिंपल ऑक्सीडेशन, तो इसमें हम एटॉमिक ऑक्सीजन यूज करते हैं। ये अल्काइल बेंजीन आ गई, इसकी हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ हमने इसकी ऑक्सीडेशन करवाई। अब जब भी हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कैटलिस्ट सपोज हम ये यूज कर रहे हैं KMnO4 और एसिडिक मीडिया में, तो क्या होता है हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस होगा, और साथ में क्या होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा। तो जब भी हम बेंजीन, सिंपल बेंजीन का इनके साथ रिएक्शन मुश्किल होता है, लेकिन जब हम अल्काइल बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये बहुत इजीली रिएक्शन देता है और उसके नतीजे में कॉरिस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अब ये जो बेंजीन की चेन है, ये यहाँ पे सपोज हम कहते हैं कि मिथाइल है, अगर हम मिथाइल यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस होगा कॉरिस्पॉन्डिंग, और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पे हमारे जो ऑक्सीजन के एटम होंगे वो 3 होंगे। इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ कि यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया मिथाइल को इथाइल से, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे हमें ये भी ज़्यादा चाहिए होंगे, नंबर ऑफ मोल्स एटम्स जो है 6 चाहिए होंगे, और उस केस में बनेगा बेंजोइक एसिड। साथ में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगी और वाटर के 2 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट को आपने समझना है कि अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में हमेशा चाहे जितनी लंबी चेन हो जाए, जस्ट ये सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो आके बेंजीन के साथ अटैच होगा। यहाँ पे प्रोपाइल आ जाए, यहाँ पे हेक्साइल आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगी वो जस्ट COOH ग्रुप की होगी। बाकी कहाँ पे कंज्यूम होंगे, बाकी ये कार्बन डाइऑक्साइड और